गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दानो दिखाया जाता है जो गुजर रहा होता है, तो उसे मॉम भी नजर आ जाती है जो ड्रिंक कर रही होती है बैठकर, और काफी ज्यादा ड्रंक भी हो चुकी थी। अब ये उसके पास जाता है। पहले तो वो सोचता है कि उसको उसके पास नहीं जाना चाहिए, पर उसकी हालत को देखकर उसके पास चला जाता है और मॉम भी उसे देखते साथ कहने लगती है कि रिपोर्टर आ गया है। और फिर जब वो इससे इसकी ड्रिंक्स को दूर करने लगता है तो ये उसकी ग्लासेस उतार कर देखने लगती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल मफलट मैन की तरह लग रहे हो, पर तुम्हारी शर्ट वो कहाँ पर है जो तुमने पहनी हुई थी। अब उसकी ये बात सुनकर ये अपनी ग्लासेस उससे वापस ले लेता है और फिर कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ हैंगओवर के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर जाने लगता है, पर वो तो इसका बाजू पकड़कर इसे रोक लेती है और ये कहने लगती है कि तुम विलन हो। तो वह कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारे लिए विलन हूँ, इसीलिए मफलट मैन को भूल जाओ एक ड्रिंक की तरह। तो वो ये सुनते हंसने लग जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी हीरोइन हूँ जिसको हीरो की जरूरत है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसी हीरोइन हूँ जिसको हीरो की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम ऐसे हीरो हो जिसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आता है। चलो मुझे भी संभालो। ये कहते ही उसके ऊपर गिर जाती। अब ये भी इसे पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है, पर रास्ते में भी वो बातें किए जा रही होती है इससे। अब इसको इसके घर तक ले आता है जहाँ पर इसकी मॉम पहले से कच्चा रखने के लिए बाहर आई हुई थी और इसके ऊपर मॉम को देखकर कहने लगती है, बाय एनी चांस तुमने मॉम को उठाया हुआ है ना। तो आगे से ये स्माइल करने लगता है। ये देखते ही जल्दी से मॉम को उसके ऊपर से मारते हुए नीचे उतार दिया। वो पहले तो अपनी मॉम को नहीं पहचान रही होती है, जैसे अपनी मॉम को पहचानती उनके गले लग जाती है और इसकी मॉम उसे बताने लगती है कि इसको हमेशा से स्पाइडरमैन बनने का शौक था, यहाँ तक कि इसने अपने हाथों पर ग्लो भी लगा ली थी ताकि वो बड़े होकर स्पाइडरमैन बने। अब ये भी स्पाइडरमैन जैसा एक्शन करके दिखाने लगती है। फिर से अपनी मॉम से मार खाती और उसकी मॉम कहने लगती है कि इस लड़की को पता नहीं कौन ही संभालेगा। दानो कहने लगता है कि आपने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की, ऐसा मत बोले कि आपने बिल्कुल भी अच्छा उसको नहीं पाला और मैं इसको संभालने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात सुनकर मॉम कहने लगती है कि क्या, और मॉम कहती है कि क्या सच में, क्योंकि उसे भी दानो की बात से अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता। और इधर सियोंग्यो दिखाया जाता है जो सोक्यो की पिक्स को देख रहा होता है और उसे काफी मिस कर रहा था, यहाँ तक कि उसे कॉल करने का भी सोचता, पर उसकी बात याद आ जाती है कि मुझे कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए। इसी वजह से वो उसे कॉल नहीं करता। और यहाँ पर सियोंग्यो जो अपने डैड के किचन में आकर खाना ट्राई कर रही होती है, खाना बनाकर जैसे टेस्ट करती है वो टेस्ट उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब इसी तरह रात हो जाती है अपने रूम से। सियोंग्यो उसके रूम की तरफ वाली विंडो को भी ओपन करता है, पर वो अपनी विंडो में नहीं होती और इसके क्लोज करने के बाद वो अपनी विंडो में आती है, तब वो नहीं होता। कर तो दोनों ही रहे थे एक दूसरे को मिस। अब सियोंग्यो जब बाहर आती है तो देखती है कि उसका भाई डोंगजिन उस सारे प्रोटीन को फेंक रहा है। देखकर कहने लगती है कि क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैं अपने पास को फेंक रहा हूँ और मैंने वापिस से जिम भी ज्वाइन कर ली है। तो वो कहती है कि अपने पास को तो फेंक रहे हो, पर ये मत भूलना कि तुमने मॉम के पैसे लिए थे वो भी वापस कर देना। तो कहता है कि हाँ, मुझे जैसी पे मिलेगी मैं वैसे ही मॉम के पैसे भी वापस कर दूंगा और मैंने सोचा है कि मैं सर्टिफिकेट एग्जाम भी दूंगा। ये सुनकर कहती है कि क्या। तो कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी बातों को समझ कर ये सोचा है, क्योंकि अब डोंगजिन काफी हद तक चेंज हो चुका था। और इधर सियोंग्यो जिसका मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, मियोंग्यो से कहने लगता है कि क्या तुम्हारी लव लाइफ में कुछ चल रहा है। तो वह कहता है कि हाँ। अब ये तो उसे पूछने लग जाता है, पर सियोंग्यो उसे बता नहीं रहा होता कुछ भी, बल्कि कहता है कि क्या तुम इस जगह पर अवार्ड लेने के लिए चले जाओगे। तो वह कहता है कि मुझे पता है कि मैं स्टेज के लिए बना, पर फिर भी अवार्ड लेने के लिए तो तुम्हें ही जाना चाहिए ना। तो वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, तो प्लीज तुम चले जाना अवार्ड लेने के लिए, और अभी मैं मीटिंग से भी जाता हूँ, फिर हम बाद में मीटिंग करेंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गया था। आगे कंस्ट्रक्शन को लेकर बातें कर रहा होता और जैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताने वाला पर्सन वहाँ से अंदर जाता है, वैसे ही सियोंग्यो के मोबाइल पर सोक्यो की कॉल आती, जिसे देखते ही खुश हो गया था, पर ऊपर से कुछ टाइल्स भी इसकी तरफ नीचे गिर रही होती हैं। अब इसकी आंखों के सामने टाइल्स के साथ साथ सोक्यो के साथ गुजारा हुआ बचपन सब याद आ रहा होता है, यहाँ तक कि अब की सब मेमोरीज भी उसके सामने आ रही होती हैं। और जैसे टाइल्स इसके कुछ पास होते तो ये अपना बाजू उनके आगे कर देता और उनके साथ ही नीचे गिर जाता। तो पता लगता है कि इसके बाजू पर चोट आई थी, बाकी ये बिल्कुल ठीक था। और सोक्यो को जैसे ही पता लगता है वो भागते हुए इसके पास आ रही होती है रोते हुए, और जैसे इसके पास पहुंचती है इसको ठीक देखकर रोने लग जाती है और आई लव यू कहने लगती है। कोई एक बार नहीं बल्कि 10 बार उसे लव यू बोलती है, पर वो आगे से इसको इस तरह देखकर कहने लगता है कि तुम्हें किसने बताया कि मेरी हालत ज्यादा खराब है। काश मैं खुद ही तुम्हें कॉल करके बताता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और तुमने मुझे कॉल करने से भी मना कर दिया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, यहाँ तक कि जब मेरे ऊपर वो टाइल्स भी गिरने वाली थी तब भी मैं तुम्हें याद कर रहा था, और उस टाइम पर मुझे तुम्हारी कॉल आई हुई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश था कि तुम्हें देखूंगा और तुमसे बात करूंगा। ये सब बातें वो सोक्यो को बता रहा होता है। सोक्यो आगे से कहने लगती है कि मैं जो भी कुछ खाने को बना रही थी उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदा टेस्ट लग रहा था मुझे उसका। तुम्हारे साथ होते हुए मेरी चीजें बहुत अच्छे से बन रही थी, पर जैसे तुमसे दूर हुई चीजों का टेस्ट ही आना बंद हो गया। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। ये बातें करते हुए वो रो रही होती है, जबकि उसकी बातें सुनकर सियोंग्यो स्माइल कर रहा होता है। उसे स्माइल करते देखकर कहने लगती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो और इस हालत में भी कैसे स्माइल कर सकते हो। तो ये उसके गले लग जाता है और कहने लगता है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें अपना रोना तो बंद करना चाहिए और दोबारा से मुझे आई लव यू बोलना। तो कहने लगती है कितनी बार तो तुम्हें आते साथ मैंने लव यू बोल दिया है। तो सोक्यो बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वैसे दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे, दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और सोक्यो से कहने लगती है कि आर्किटेक्ट बनना बहुत ही ज्यादा रिस्की का काम है, यहाँ पर आपको पता ही नहीं होता
आपके ऊपर क्या चीज कभी भी गिर सकते हो, क्या चीज कभी भी आपको लग सकती है। क्या तुम अभी भी इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो, पर तुम कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हारा तो ये ड्रीम होगा ना, तुम थोड़ी ना अपने ड्रीम को छोड़ सकते हो। ये बातें करते हुए सेओंग्यू से आगे जा रही होती, इसे पता नहीं होता कि सेओंग्यू इसके साथ ही नहीं आ रहा, जबकि सेओंग्यू ने मोबाइल में कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद तो वो वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा हुआ था। सौकी उसके पास आती है, पूछती है कि तुमने क्या देख लिया, क्या हुआ है। तो वो इसे बताता है कि तुम कॉन्टेस्ट में 3rd नंबर पर आई हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो 3rd नंबर पर कैसे आ सकती हो। तो कहता है कि तुमने नहीं किया था पर मैंने किया था। तो दिखाया जाता है कि ये जिस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर ये इसके घर के लिए खाना लेने के लिए गया था, वहीं पर पोस्टर लगा हुआ था और पोस्टर से ये शेफ से पूछे लगता है कि ये क्या, और शेफ जो इसे लाकर टेक आउट के लिए खाना दे रहा होता है और कहने लगता है कि मैं वैसे किसी को भी खाना नहीं देता होता, सभी लोग यहीं पर बैठकर खाते होते हैं, पर तुम स्पेशल हो इसी वजह से तुम्हें दे रहा हूँ। और पोस्टर को लेकर बताता है कि ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए लगाया था, पर आज तो इसकी लास्ट डेट है, ये आज के बाद उतर जाएगा, आज मैं इसे उतार दूंगा। अब ये भी घर जाने के बाद वो फॉर्म फिल करने लगता है और उसके साथ वही वाले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली पिक भी लगा देता है जो उसने न्यू डिश रेडी की थी और बना रही थी। अब उसका नेम भी इसने पूछ लिया था और वही वाला नेम भी लिख देता और सबमिट कर देता है और उसी का ये रिजल्ट आया था। सेओंग्यो तो काफी शौक होती है और इसे लग रहा होता है कि मैंने गलत किया, इसी वजह से सॉरी कर रहा होता है। पापा कहती है कि सॉरी करने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद को अनोइंग लग रही हूँ, हमेशा मैं हर चीज में फर्स्ट आई हूँ, पर इस बार 3rd आकर भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता, कोई भी मुझे पोजीशन नहीं देना चाहता, पर देखो यहाँ पर मैं 3rd आ चुकी हूँ। तो कहता है कि क्या तुम सच में खुश हो। तो कहती है कि हाँ मैं सच में खुश हूँ, और फिर खुद भी देखने लगती है कि क्या मैं सच में 3rd आई हूँ। और बाकी जो 1st और 2nd वाले थे उन्हें भी देखने लगती है कि उन्होंने क्या डिश बनाई थी। इधर हमें मॉम दिखाई जाती है जो सुबह में उठकर नीचे आती है, तो उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे होती है और कहती है कि तुम दोनों को डेट नहीं कर सकती। तो कहती है कि मॉम क्या हो गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा अगर तुम उससे डेट करना चाहती हो, या मेरे मरने के बाद ही उसे डेट कर सकती। तो कहने लगती है कि हम तो फिर 70 साल के हो जाएंगे। तो मॉम कहने लगती है कि तुमने हम का वर्ड कैसे यूज किया। मॉम की मॉम तो उसे मारना चाहती थी, पर मॉम वहाँ से भागने की करती और उसकी मामा भी उसके पीछे आ रही होती है। कहने लगती है कि कभी भी तुम उसे डेट मत करना। अब जैसे जाने लगती है वैसे ही युआनदो आ जाती है जो आंट के पास आकर खुशी से बताने लगती है कि जो आपने चीज दी थी वो मैंने खाई भी थी और उससे के बाद मैंने दांत भी साफ किए थे। ये उसकी खुशी को सुनकर खुश तो होने लगती है, पर अपने आप पर कंट्रोल करने लगती है, पहले भी उससे मिलती नहीं है। अभी कहती है कि तुम स्कूल से लेट हो और ये तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, कहकर अपने घर पर चली जाती हूँ। अंदर को भी फील होता है कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आंट मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रही, पर खैर वो केयर टेकर के साथ वहाँ से स्कूल के लिए चली जाती है। और इधर दानो दिखाया जाता है जो अपना काम तो कर रहा होता है, पर उसे मॉम की बातें याद आ रही होती है जब उसने मॉम को उसकी मॉम के सामने प्रपोज कर दिया था और बताया था कि वो भी उसे लाइक करता है। पर मॉम की मॉम को अंदर भेजने के बाद कहती है कि तुम दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते, और मेरी बेटी तो बचपन से ऐसी है, किसी को भी पेड़ में नहीं देख सकती, उसका सहारा बनने को तैयार हो जाते, यहाँ तक कि सब्जी वाले से सारी सब्जी भी ले लिया करती थी और किसी और लेडी को मुश्किल में देखती थी तो उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाती थी। और तुमने अभी जो भी बातें बोली हैं मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी मैंने कुछ सुना ही नहीं, वो मॉम कहने लगता है, पर वो मॉम कहने से भी मना कर देती है और गुस्से में उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है। अब दानो इन्हीं बातों को सोचा होता है। अब इसके साथ ही जो यहाँ का वर्कर होता है वो इससे पूछे लगता है कि क्या हुआ है, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, पर इससे काम भी नहीं हो रहा होता और वहाँ से चला जाता है। और इधर सेओंग्यो दिखाया जाता है जिसका अवार्ड म्योंग्यो ले आया था और आकर सेओंग्यो को देखता है। सेओंग्यो कहने लगता है कि ये तो अवार्ड तो मेरी उम्र से भी ज्यादा भारी है। तो वह कहता है कि अवार्ड होता है जितना भी भारी हो, और बाकी तुम्हारा हाथ कब तक ठीक हो जाएगा। तो वो हाथ की पट्टी अभी इस टाइम पर उतार ही रहा होता है, कहने लगता है कि बस पट्टी उतारने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये भी इसका हाथ पकड़ के कहता है कि अभी इन हाथों ने बहुत सा काम करना है। तो सेओंग्यो कहने लगता है कि क्या मतलब। तो म्योंग्यो कहता है कि अभी तुम्हें ये अवार्ड मिला और तुम्हारे इन हाथों ने अभी बहुत सा काम करना है क्योंकि लोग तुम्हें अब काम देंगे। तो सेओंग्यो कहने लगता है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा। तो वह कहता है कि क्या मतलब। तो बताता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो इसे पूछता है कि किससे शादी करना चाहते हो, तो वो बता देता है कि सौक्यो से शादी करना चाहता। सौक्यो का नाम सुनते ही म्योंग्यो तो बहुत ज्यादा शौक होता और सेओंग्यो से कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना और मुझे बताओ कि मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कैसे करूँ। अब ये एक्सपीरियंस वाला बंदा उसे बताने के लिए बैठ जाता और लाइटिंग वाइटिंग वाला सब कुछ बताता, कहता है कि देखना वो हाँ कर देगी। तो वह कहता है कि क्या सच में लड़कियों को ये चीज पसंद होती है। वैसे ही नायोन पीछे से आ जाती है और क्लैप कर रही होती है। म्योंग्यो कहने लगता है कि देखो नायोन ने भी मेरे आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि ये तो जेंजी जनरेशन है, इसे तो ज्यादा पता है। पर नायोन कहने लगती है कि अगर तुम रिजेक्ट होना चाहते हो तो इस प्रपोजल पर चल सकते हो। ये सुनते ही सेओंग्यो की भी आंखें खुली रह जाती और म्योंग्यो की भी, क्योंकि उसने उसकी मीठी मीठी बेइज्जती कर दी थी। अब नायोन सेओंग्यो को अपने पास बिठा लेते और उसे कहने लगते हैं कि अगर आप अच्छा सा प्रपोज करना चाहते हो तो आपको मेरे बताए हुए तरीके पर चलना होगा। ना कोई ऑडियंस की जरूरत है, एक अच्छी सी रिंग चाहिए और एक अच्छा सा दिल से लिखा हुआ लेटर, और देखना वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। मैं मानती हूँ कि मैं आपके साथ काम करती रही, आपसे प्यार होता गया, आपके काम से, आपकी हर चीज से, और प्यार और काम से कंफ्यूज होते हुए मैंने उस दिन वो आपको बात बोल दी थी, पर अब मैं समझ चुकी हूँ आपके दिल में कोई और है और मैं आपके आगे और आपकी रुकावट बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। आप जिसके साथ भी रहोगे खुश रहोगे। सेओंग्यो भी उसकी बात को सुनकर खुश हो जाता है और उसका आइडिया भी उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि ऑडियंस नहीं होगी तो क्या अजीब नहीं लगेगा। तो वह कहते हैं कि तुम हर दिन उसको स्पेशल फील करवाओ ना, एक दिन स्पेशल फील करवाने का क्या फायदा। तो ये बात तो उसे और भी ज्यादा अच्छी लगी थी। और इधर सौक्यो दिखाई जाती
होती है जो अपने रिजल्ट को देख रही होती है जिसमें वो थर्ड आई थी और मॉम भी इसके पास आती है, इसको आकर बताती है कि मैंने दानो को बता दिया कि मैं उसे लाइक करती हूँ और दानो ने आगे से मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो कहती कि क्या, और फिर बताती है कि उसने मुझे बताया कि वो मुझे लाइक करता है पर वो भी मेरी मॉम के सामने। ये सुनकर तो सौकी और भी ज्यादा शौक होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ में इतने ट्विस्ट और टर्न्स क्यों थे, और उसे माफी मांगने के लिए भी घुटनों के बल बैठी होती है कि मुझे तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो पूछा चाहिए था, मैं इतनी अनजान थी। तो वह कहती है कि मैंने खुद ही नहीं बताया, चलो उठ जाओ कोई बात नहीं। तो सौकी उसे पूछती है कि क्या तुम मड फ्लैट मैन को इतना पसंद करती हो। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं मड फ्लैट मैन को पसंद करती हूँ कि दानो को पसंद करती हूँ, पर जिसे भी करती हूँ बहुत करती हूँ। और तुम बताओ क्या तुम सियोंग्यो को इतना लाइक करती हो। तो कहती है कि हाँ, और हंसने लग जाती है। पर मॉम वापिस से परेशान हो जाती है कि मैं मॉम का क्या करूँ, उन्होंने बोला है कि मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। तो सियोंग्यो कहती है कि जब मेरे घर वालों को पता लगेगा तो मॉम मेरी ही डेड बॉडी बना देंगी। अब दोनों ही बैठकर सोचे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इधर सियोंग्यो जो गुजरा होता है तो गर्मा से पहचान लेती है और कहने लगती है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी वैगन को ठीक किया था। तो वह कहते हैं कि जी मैं वही हूँ, और वापिस से उनकी वैगन को देखने के लिए बैठ जाता है। तो कहने लगती है कि मैं चीजों को भूल जाती हूँ पर जिन लोगों ने मुझ पर एहसान किया मैं उनको कभी नहीं भूलती। पीछे से दानो भी आ रहा होता है तो ग्रैंडमा देखकर कहती है कि जैसे कि उसने भी मेरी हेल्प की थी। अब दोनों एक दूसरे को देखकर हेलो करते हैं और फिर दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। वो तो एक साथ में ही बियर को पी लेता है जिसे देखकर सियोंग्यो कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल ऐसे पी रहे हो जैसे कमर्शियल्स में एक ही बार में पी जाती है। फिर इसे एक जगह के बारे में बताता है कि वहाँ पर लोगों के लिए घर बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि वहाँ पर सब बूढ़े लोग रहते हैं। अब ये भी इसकी बात सुनने के बाद उस जगह को देखने लगता है और कहता है कि इस पर मैं अभी काम करता। तो वह कहता है कि मैंने आपको इससे बताया था कि आप कुछ हल निकाल पाए, ये नहीं बोला कि आप खुद काम करने के लिए चले जाओ। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैं काम करूंगा तो जल्दी काम होगा और वैसे भी हम फ्रेंड्स है ना। तो वह कहता है कि हाँ हमने तो एग्री किया था फ्रेंड्स पर फिर भी हम एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है। तो वह कहता है कि अच्छी बात है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो ये बोल देता है कि आप मॉम के फ्रेंड हो और मैं और मॉम एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये बात सुनते ही सियोंग्यो शौक तो होता है पर वैसे ही उसे सौक्यो का मैसेज आया होता है कि मैं मॉम के साथ हूँ। ये मैसेज देखते साथ ही वो दानो को ड्रिंक करने से मना करता है और उसकी वाली ड्रिंक को खुद पीकर उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है कि मैं तुम्हें दूसरी जगह से जाकर अल्कोहल लेकर देता हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।